नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेशन पर तक के इस एपिसोड में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, शीर्ष नेता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल कुछ उदास उदास सा क्यों दिखते हैं? और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से, जिस भाव भंगिमा में वो दिखाई देते थे, जिस प्रकार से तंज भरी भाषा का इस्तेमाल वो करते हुए नजर आते थे, अचानक से ऐसा क्या कुछ हो गया कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उदास उदास सा दिख रहे हैं, चुपचाप दिखाई देते हैं। आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा डर इस दौर में सता रहा है, या फिर किस चिंता में वो डूबे हुए हैं कि जिस वजह से उनको टेंशन हो रही, घबराहट हो रही है, जिस वजह से वो उदास उदास सा दिख रहे हैं? आखिर बांग्लादेश के मुद्दे पर ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान पहले तो नरेंद्र मोदी दिखाई ही नहीं देते हैं, खुद उनकी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, और खुद इसी प्रकार से, ठीक जिस प्रकार से सदन के भीतर कभी किसी के रेनकोट पे वो सवाल करते थे कि कौन बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाता है, कभी रामायण काल और उसकी हंसी की बात कर देते थे संसद के भीतर, और कभी किसी को बालक बुद्धि कह देते थे संसद के भीतर। तमाम सारी चीजें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के भीतर कहते रहे, उससे पहले भी चीन और भारत की जीडीपी के बारे में बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से बातें किया करते थे, जिस प्रकार का अनोखा इतिहास ज्ञानों प्रदर्शित करते थे, अचानक से इतना कॉन्फिडेंस गायब कैसे हो गया कि तमाम सारी चीज इस दौर में बंद हो गई? क्या जिस टेलीप्रॉम्प्टर की बात की जाती है, क्या वो टेलीप्रॉम्प्टर इस दौर में खराब तो नहीं हो गया? क्या नरेंद्र मोदी इसके पीछे क्या कारण बता नहीं पा रहे? क्या मुझे नहीं पता वो टेलीप्रॉम्प्टर से नरेंद्र मोदी बोलते हैं या खुद ही बोलते हैं, लेकिन जो बातें कहते हैं उस पर यदि भरोसा करें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के चुप्पी के पीछे कहीं टेलीप्रॉम्प्टर ही तो खराब नहीं हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात इस दौर की है कि प्रधानमंत्री इस दौर में उदास है, बहुत कम बोल रहे हैं, बहुत कम, ना के बराबर बोल रहे हैं और चुप हैं वो। आखिर संसद के भीतर वो जो कल जो तस्वीर एक निकल के बाहर आई, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री उदास उदास सा दिखे, कई सारी तस्वीर, कई सारे परिस्थितियां एक साथ और सामने आकर के खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। एक विपक्ष के मोर्चे पर प्रधानमंत्री गिरते जा रहे हैं, एक अपनी पार्टी के मोर्चे के ऊपर, एक संघ आरएसएस के मोर्चे के ऊपर, एक विदेश नीति के मोर्चे के ऊपर, एक आर्थिक नीति के मोर्चे के ऊपर, यानी कहे कि हर तरह से नरेंद्र मोदी को चुनौतियों को, जो उनको चुनौती मिल रही है उसको वो झेल नहीं पा रहे हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से एसटी एसटी मामले में, एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण का मामला सामने ला दिया, उसके बाद की परिस्थितियां और ज्यादा नरेंद्र मोदी के लिए गंभीर होती जा रही है। आखिर वो कौन से साइड ले, उस मसले पर क्या डिसीजन ले? लेकिन सवाल उस मसले भर का नहीं है, सवाल तो दरअसल इस दौर में वहां से शुरुआत होती है जहां अब की बार 400 पार का नारा लगाया गया था। सवाल तो वहां से शुरुआत होती है जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 47 तक के विजन की बात कही जा रही थी नरेंद्र मोदी के द्वारा, कि लोग 2024 और 2029 की बात कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी 2047 से आगे की बात कर रहे थे। ये सारे सवाल, सारे परिस्थितियां इस देश की जनता ने एक झटके में ही 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे 4 जून को, उसमें पलट के रख दिया। और 4 जून के बाद की जो परिस्थिति है उसमें सत्ता में आने वाले नेता नरेंद्र मोदी के सामने बिल्कुल ऐसा ही परिस्थिति पैदा हो गई है जिस प्रकार की परिस्थिति 2001 के अक्टूबर 2001 के पहले भाजपा के पदाधिकारी के तौर पर नरेंद्र मोदी जब हुआ करते थे, कमोबेश उस दौर की ही परिस्थिति वाली बात आज है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर, लेकिन गठबंधन सरकार चलाने की जो कला होती है, जिस प्रकार से गठबंधन सरकार में कंसेंसस बिल्डिंग का, आम सहमति के जो निर्माण की जो प्रक्रिया होती है और सरकार को चलाने की जो एक रवायत होती है, वो इस गठबंधन के दौर में उस निहितार्थ उसका अभाव दिखाई दे रहा है। इस गठबंधन के दौर में, एनडीए गठबंधन में, यदि वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी में लाने की नौबत अगर आ जाई है तो भला इसको पेश ही क्यों किया गया था? पहले किसी मंत्रालय या किसी अंतर संसदीय समिति के भीतर इसको भेज दिया जाता और वहां से जो बिल, मुकम्मल बिल निकल के आता, उसको संसद में लाया जाता। दरअसल बात इतना भर ही नहीं है। दरअसल बात यह है कि पहले से जिस प्रकार से सत्ता चलाने की आदत रही है नरेंद्र मोदी की, जब जो मर्जी आया कर दिया, और तब बहुमत की सरकार थी, आज अल्पमत की सरकार है केंद्र में, और अल्पमत की सरकार में ये सब करना मुश्किल हो रहा है नरेंद्र मोदी के लिए। कई सारी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है, और उन सारी चुनौतियों के परिणाम का भी उनको बखूबी अंदाजा। चुनौती नंबर 1 अगर आपको गिना दे
तो फिर पहला चुनौती है कि करीब करीब 245 के आसपास सदस्य की संख्या, 250 से 245 के बीच की सदस्य संख्या के ऊपर इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के समर्थक लोकसभा सांसदों की संख्या अब जाकर के संसद के अंदर टिकी हुई है। इस परिस्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मूड का ठिकाना ही नहीं है, या फिर एक है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं के तरफ से जो बेहतर डील हो सकती है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए, उस डील को कब, वो डील किसके सामने आ जाए, खुल करके सामने आ जाए, उसको लेकर के वो राजनीतिक तौर पर थोड़े से घबराए हुए दिखते हैं नरेंद्र मोदी। शायद इस वजह से भी चुप हो सकते हैं। ये सत्ता का पता नहीं कि कब तक वो सत्ता नरेंद्र मोदी के साथ रहे या कब चला जाए। दूसरा बड़ा कारण है, जिस प्रकार से विदेश नीति के मामले में सरकार का एक फेल्योर सा दिखाई दे रहा है। देश देख रहा है कि भारत देश के पड़ोस में बहुत कम ऐसे देश अब बचे हैं जो कभी सार की दक्षिण की अवधारणा को लेकर के भारत के साथ खड़े। श्रीलंका के भीतर किस प्रकार की परिस्थितियों में सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश में किस प्रकार की परिस्थितियों में शेख हसीना को देश छोड़ करके भागना पड़ा, पाकिस्तान के भीतर कैसे परिस्थितियां हैं, म्यांमार के भीतर किस तरह की परिस्थितियां हैं, नेपाल के भीतर किन किन परिस्थितियों से जूझ, इन सारे के साथ साथ जो है नरेंद्र मोदी की विदेश नीति अब अमेरिकी चुनाव के साल में आकर के एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है जहां पर एक तरफ तो भारतवंशी, भारतीय मूल की माने जाने वाले कमला हैरिस है। स्वाभाविक सी बात है कि इस भारत देश के लोग उम्मीद होगी कि पहली बार कोई भारतवंशी अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर जाए। वहीं दूसरी ओर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के विदेश नीति का जो नया आयाम पढ़ना चाहते थे, वो ट्रंप सरकार, अगली बार ट्रंप सरकार जिसको नारे देने की हद तक चले गए थे, वहां पर एक दुविधा की परिस्थिति है कि आखिर करे तो करे क्या। और ये अजीबोगरीब परिस्थितियों के बीच में भारत देश की राजनीति आकर खड़ी हो चली है। आखिर आर्थिक मोर्चे पर बात अगर करें आपसे, तो फिर आर्थिक हालात के बारे में इस भारत देश में किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इस भारत देश के 4 बड़े उद्योगपति, जी हाँ 4 बड़े उद्योगपति, ये औद्योगिक घरानों का नेटवर्थ जो है हमारे भारत देश के सालाना बजट से ज्यादा हो गया है। एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के बजट से ज्यादा नेटवर्थ 4 उद्योगपतियों का, 4 औद्योगिक घराने का इस भारत देश के। उसमें अंबानी भी आते हैं, अडानी भी आते हैं और 2 अन्य लोग भी आते हैं। ये सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, रिसर्च से हम ये बातें उसके आधार पे बता रहे हैं। लेकिन ऊपर से हिडन वर्क की चर्चा अलग से इस दौर में शुरू हो गई कि हिडन वर्क को कोई बहुत बड़ा खुलासा भारत के बारे में, भारत के किसी औद्योगिक घराने के बारे में बहुत जल्द खुलासा करने वाला है। हो सकता है कि वो 1-2 दिन में वो खुलासा सामने आ जाए। उधर से एक अलग चिंता की बात नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि सत्ता के ऊपर क्रोनी कैपिटलिज्म का, सत्ता के ऊपर चापलूस पूंजीवाद का बढ़ावा देने का एक आरोप पहले से, या फिर ये कहे कि सत्ता और कॉर्पोरेट्स का एक नेक्सस का जो बातें चल रही थी, इस सबसे आगे निकल करके अगर बात करें तो SC/ST की बात हमने आपसे किया ही। कास्ट सेंसस को लेकर के OBC वर्ग के बीच जिस प्रकार की चेतना बढ़ रही है लगातार, जिस प्रकार से उनकी वोटिंग प्राथमिकताओं को अब OBC बिहार और उत्तर प्रदेश से बाहर निकल करके भारत देश के दूसरे अन्य राज्यों में भी तय करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं कि अब हिंदुत्व नहीं चलेगा, अब सामाजिक चेतना चलेगा। अब इसने भारतीय जनता पार्टी के, कहते हैं ना, उसके लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए। तो एक तरफ सामाजिक विचार विमर्श भी बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व के लिहाज से अगर देखें तो, और इन सबसे आगे निकल करके अगर देखें तो ऐसे में आगे की जो परिस्थितियां होती है, उन सारे परिस्थितियों के भीतर महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का चुनाव, और उन चुनाव के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का एक बहुत बड़ा खेमा जो अब तक चुप बैठा है और उसके पीछे संघ खुल करके खड़े होने की स्थिति में अब तक सामने से नहीं आ पाया है। इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे यदि बीजेपी के खिलाफ गए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गए, जो हालात अब से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उन परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की सत्ता बचाना आसान रह जाएगा? इतना आसान मामला ये दिखता नहीं है। आसान इसलिए भी इस दौर में नहीं दिखता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के भीतर आपने देखा होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई थी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक तक नहीं बुलाई गई, सीधे NDA संसदीय दल की बैठक बुला ली गई। मंच पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू को विराजमान कर लिया गया और किसी को प्रस्तावक, किसी को अनुमोदक और सांसदों से ताली पिटवाने का काम कर दिया गया कि ताली बजाइए और नरेंद्र मोदी को अमृत काल के दौर में नए अमृत काल वाले तरीके से प्रधानमंत्री चुन लीजिए। बीजेपी के सांसदों को स्वाभाविक सी बात है इस बात की कहीं ना कहीं
थोड़ी सी टीस होगी कि उन्हें अपने नेता चुनने का मौका नहीं उनको दिया गया, तो क्या इसके बाद नेता चुनने का मौका दिया जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संसदीय दल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद, उसके चुनाव के परिणाम के बाद क्या नए सिरे से संसदीय दल के भीतर और सत्ता और संगठन के भीतर दोनों तरफ से बदलाव की कोशिश करेगा? हालात तो यहाँ तक बीजेपी पार्टी के फ्रंट पे अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी अपना अगला अध्यक्ष तक नहीं अब तक तलाश पा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मंत्री बन चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मंत्री बन चुके हैं। नया अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष, जो नए अध्यक्ष के चुनाव तक जो नए अध्यक्ष के पार्टी का जो एक कहते हैं ना चुनाव को संभाले, देवेंद्र फडणवीस का जब नाम आता है दिल्ली के भीतर, गुजरात लॉबी जिसको कहते हैं, उस गुजरात लॉबी के भीतर डर व्याप्त हो जाता है। ठीक कुछ इसी प्रकार से केशव प्रसाद मौर्य का जब नाम आता है तो तमाम तरह की बातें चलने लगती है। ठीक कुछ इसी प्रकार से अगर आप देखें तो बीजेपी के भीतर भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष के तौर पर लोग संजय जोशी का भी नाम ले लेते हैं कि उनको भी बनाया जा सकता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सत्ता में बैठे हुए लोग, कुछ लोग मनोहर लाल खट्टर का भी नाम बता देते हैं, या पार्टी के अंदर से या फिर नागपुर से, यानी आरएसएस संघ से बहुत बड़ा समर्थन उन्हें नहीं मिल पाता। आखिर पार्टी एक बार हाथ से फिसल गई या निकल गई तो फिर दिल्ली की सत्ता फिसलते हुए या निकलते हुए देर नहीं लगेगी। इस बात को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह बखूबी इस बातों को समझ रहे हैं। पार्टी के भीतर एक चुनौती योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ को सत्ता में बनाए रखा जाए उत्तर प्रदेश के भीतर, या फिर उत्तर प्रदेश में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए, या फिर मुख्यमंत्री पद बरकरार रहने दिया जाए। इस बात को लेकर के अलग अलग तरह की धारणा, अलग अलग बातें चल रही है कि स्वाभाविक सी बात है, जब उत्तर प्रदेश में पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया, दलित वोटर उस पीडीए के साथ मजबूती से जुड़ा, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक भी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो वोट डालते हुए जो दिखा, भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आगे बढ़ने से पहले कहीं ना कहीं 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ को क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं अपने किरकिरी तो नहीं करवा ली? क्योंकि इस बात की क्या गारंटी है कि कास्ट सेंसस की डिमांड के दौर में, आरक्षण बढ़ाने के डिमांड के दौर में, एससी एसटी में वर्गीकरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बन रहे माहौल के दौर में जो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का, यदि मान लीजिए पिछड़े वर्ग से ही किसी को बनाया जाए, यदि दलित वर्ग से ही किसी को बनाया जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मुद्दों के आधार पर इकट्ठा हो रहा है इस भारत देश का पिछड़ा और दलित तबका व्यक्ति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए? आखिर मुद्दों का मुकाबला कभी व्यक्ति नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और सियासत को मुद्दे से हटाकर व्यक्ति के ऊपर लाने की कवायद के भीतर ही सफलता मिलने की सूरत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए थे। और अब वापस राजनीति जब मुद्दों पर लौट रही है तो असली दिक्कतें यहीं से शुरुआत हो रही है। तमाम सारी बातें जो हम आपके साथ जिक्र कर रहे थे, चाहे विदेश नीति का मामला हो, वहां भी एक मुद्दा है, वहां पर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। आर्थिक नीतियों के मामले में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा है, ओल्ड पेंशन जो मुद्दा हो, सरकारी वैकेंसी का मुद्दा, नौजवान अग्निवीर का मुद्दा, तमाम सारे मुद्दे ये सबसे व्यक्ति से ऊपर निकल करके जाते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी जैसे अब माहौल 2013-14 वाला नहीं रहा, क्योंकि अब व्यक्ति को लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, अब मुद्दे पर राजनीति चली गई है इस देश की। ठीक कुछ इसी प्रकार से अगर देखें तो विदेश नीति और आर्थिक नीति के अलावा सामाजिक विचार विमर्श, इसमें एससी एसटी वाला मुद्दा भी है, तो जाति जनगणना वाला भी मुद्दा आता है। एक मजबूत, ताकतवर और संसद के भीतर का पावर इक्वेशन जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे सत्ता जहां पर कहीं ना कहीं खिसकती हुई दिख रही है, और उन सत्ता खिसकने के दौर में एकनाथ शिंदे के सांसद कब तक एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े रहेंगे, क्या पता वो कब उद्धव ठाकरे के गुट में जाकर शामिल हो जाए, एक अलग हालात पैदा होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में संसद के भीतर और संसद के बाहर हर जगह पर चुनौती दिखाई पड़ रही है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उदासी के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि आखिरकार वो इससे निजात कैसे पाएंगे। इस भारत देश में 240 सीटें जीतकर किसी पार्टी के लिए गठबंधन का सरकार चलाना शायद बेहद आसान काम हो सकता था, क्योंकि गठबंधन की सरकार चलाने की स्किल, वो क्षमताएं, वो हुनर इस देश के राजनेताओं ने विकसित कर लिया था। 1989 से लेकर 2014 के बीच का करीब 25 वर्ष इस भारत देश में गठबंधन की राजनीति का काल रहा है।
कॉलिशन गवर्नमेंट का काल रहा है। और अब उस काल के को याद करते हुए साफ साफ दिखाई पड़ता है कि मनमोहन सिंह 10 साल सरकार चला सकते हैं गठबंधन का यूपीए 1 यूपीए 2 महज 145 या 206 सांसदों के साथ। अटल बिहारी वाजपेयी 182 सांसदों के साथ 6 साल सरकार चला सकते हैं। 226 के साथ नरसिम्हा राव 5 साल तक सरकार चला सकते हैं इस देश में। देवगौड़ा, गुजराल, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह सभी इस देश में सरकार चला सकते हैं गठबंधन की। भला नरेंद्र मोदी को क्या दिक्कत आ रही है? उनके पास तो इन सब गठबंधन सरकारों से ज्यादा सांसद खुद के हैं, 240 सांसद हैं। दरअसल कमी किस बात की है? तो स्किल की है, हुनर की है और भरोसे की है। 5 साल तक ईडी, यूं कहे 10 साल तक ईडी, सीबीआई और पीएमएलए कानून का दुरुपयोग इस देश में, इनकम टैक्स के कानून का दुरुपयोग, और फिर उसके बाद गठबंधन की बात अगर कर ले तो ऐसे में मौजूदा समय में कहते हैं ना कि डंडा चलाकर और उसमें प्लेट में काजू किशमिश रख करके, बादाम छुआरा रख करके, एक हाथ में कहते हैं ना लाठी और दूसरे हाथ में प्लेट जो उसमें काजू किशमिश बादाम, ये दोनों एक साथ राजनीति के भीतर नहीं चलते हैं। और इस बात को बखूबी नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस बात को समझ चुके हैं कि सबके मन में, जो विपक्ष के भीतर भी है उनके मन में भी, और जो सत्ता का समर्थन कर रहे हैं उनके मन में भी इस बात की टिस है कि इस 10 साल के हाई हैंडेड से न केवल इन दलों को कमजोर करने की कवायद की गई, बल्कि इनकी राजनीति को भी खत्म करने की बात कही गई। और जब वो लोग इस प्रकार की हालात में फिलहाल सरकार को चलाते या फिर चलवाते हुए दिख रहे हैं, तो फिर